जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने नोनिया रिवॉल्ट, वहाबी मूवमेंट और चेरो विद्रोह के बारे में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग तमर विद्रोह, हो मुंडा विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं तमर रिवॉल्ट से। देखिए, तमर रिवॉल्ट जो है वो 1782 से लेकर के 1820 के टाइम पीरियड तक चला। ठीक है, इसका टाइम पीरियड सबसे लंबा है तमर रिवॉल्ट का। और ये जो विद्रोह है वो होने का कारण क्या था वो देख लेते हैं। देखिए, तमर इंसरेक्शन वॉज द आउटबर्स्ट ऑफ द मिजरीज एंड हार्डशिप ऑफ द पीपल। ठीक है, इंसरेक्शन का मतलब होता है विद्रोह। तो जो तमर विद्रोह था ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ के लोग थे, तमर के जो लोग थे, वो लोग अंग्रेज़ों के जो अंग्रेज़ों की जो पॉलिसीज़ थी, जो कंपनी थी, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से परेशान थे। और साथ ही साथ जो वहाँ के ट्रेडर्स वगैरह थे, जो व्यापारी थे, वो क्या करते थे कि वो इनसे जो भी सामान खरीदते थे, जैसे कि मेनली साल्ट पेटर हो गया या नील हो गया, तो ये सब सामान जब वो खरीदते थे तो इनको पैसा कम देते थे और मार्केट में उसको ज़्यादा महंगे दाम पर बेचा करते थे। उसके अलावा जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो इनको परेशान किया करते थे और इनसे जो वहाँ के जागीरदार थे, ज़मींदार थे, वो इन लोगों से जो रेवेन्यू है, टैक्स है, लैंड टैक्स, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलेक्ट किया करते थे। और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का जो ट्रूप्स है वो अधिकतर इनके एरिया से जो है वो गुजरा करते थे, जिसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो यही यही सारी प्रॉब्लम्स की वजह से जो है हमें यहाँ पे तमर विद्रोह देखने को मिलता है। अब देखिए, जो तमर का जो एरिया रहता है तो वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ एरिया था। ठीक है, झारखंड में ये तमर जो है पड़ता है, सिंहभूम के पास। तो वहाँ पे ये जो एरिया है वो चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है और इसीलिए जो है ये इतने टाइम तक ये लोग अंग्रेज़ों से लड़ पाए। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड तक चलने वाला ये रिवॉल्ट हमें देखने को मिलेगा, जो 1782 से लेकर के 1820 तक ये रिवॉल्ट जो है, तमर रिवॉल्ट, वो चला। और वहीं जो जो तमर्स थे, उन्होंने नाग बख्शी, जो रूलर्स थे, नाग बख्शी के जो शासक थे, उनको 25 साल तक जो है उनके जो उनकी अथॉरिटी है, जो उनकी सत्ता है, उसको हिलाए रखा इन्होंने। ठीक है, ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये इतने पावरफुल थे तमर्स। ड्रिपनाथ शाह हैज़ मेड several attempts टू reduce it। ठीक है, और ड्रिपनाथ शाह जो हैं ये मराठाओं के साथ मिलके तमर को रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इन सारे कोशिशों में जो है ये नाकाम रहे। ठीक है, इनको रोक नहीं पाए। Early in 1782, he tried to reduce the people of Tamar to obedience. The result was that the February 1782 disturbances started afresh in Tamar। और देखिए, तो इनको रोकने की कोशिश करते करते बहुत कोशिश किया गया, लेकिन ये लोग रोक नहीं पाए तमर्स को। और फिर से जो है फरवरी 1782 में जो है इनका जो विद्रोह है वो शुरू हो जाता है। तो देखिए, ये क्या करते थे कि जो भी ये पॉलिसीज़ या जो भी चीज़ें लेकर के आते थे, तो ये लोग साफ इनकार कर देते थे कि हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, हम आपके साथ कोई काम नहीं करेंगे। द अपहिविल इंक्रीज फर्दर इन 1783। उसके बाद 1782 के बाद 83 में और ज़्यादा ही जो विद्रोह है इनके बीच में बढ़ता है। विन द तमर पीपल सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द प्लंडर्स ऑफ सिंहभूम। तो सिंहभूम के लुटेरे होते हैं। ठीक है, प्लंडर्स मीन्स लुटेरे। तो सिंहभूम के लुटेरे के साथ मिल करके जो है ये तमर जो है ये और पावरफुल बन जाते हैं। उसके बाद देखेंगे तो द डिसऑर्डर स्प्रेड टू ए लार्ज ट्रैक्ट एडजॉइनिंग तमर। मेजर जेम्स क्रेफोर्ड सजेस्टेड एन इमीडिएट charismatic ऑफ द पीपल ऑफ तमा। तो देखिए, ये जो चैस्टी सेनमेंट है, चैस्टी सेनमेंट का मतलब होता है कि जैसे किसी को दंडिया सजा देना। ठीक है, तो अब इनके विद्रोह को देखते हुए क्रेफोर्ड जो होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि इनको जो है सज़ा देना चाहिए, इनको जो है बंदी बनाना चाहिए एक तरह से, और जो जो इसमें इस रिवॉल्ट में जो जो लोग मेन इन्वॉल्व हैं उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, देखिए, मेजर क्रेफोर्ड जो हैं ये प्रोसीड करते हैं तमर की तरफ दिसंबर 1783 में, इसको जो विद्रोही रहते हैं उनको सप्रेस करने के लिए, उनको रोकने के लिए। द लेटर सरेंडर्ड ऑन द कंडीशन दैट दे वुड नॉट बी डिलीवर टू द क्रिमिनल कोर्ट फॉर ट्रायल। तो देखिए, मजबूरी में इन लोग को जो है सरेंडर करना पड़ता है, और जो बाकी के जो इनके लीडर्स के जो साथी रहते हैं वो भी सरेंडर करते हैं। हाँ, देखिए, एक चीज़ हम बताना भूल गए कि इस रिवॉल्ट के जो मेन लीडर माने जाते हैं, अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिखिएगा, टिक करिएगा आप, ठाकुर भोलानाथ सिंह को। ठीक है, ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो तमर रिवॉल्ट के मेनली जो लीडर माने जाते हैं वो ठाकुर भोलानाथ सिंह माने जाते हैं। तो देखिए, जो मेजर क्रॉफोर्ड हैं ये क्या करते हैं कि सबको जो है बंदी बना लेते हैं और
जो इनके बाकी के साथी रहते हैं, तो वो ये शर्त रखते हैं कि अगर हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन आप जो है हमारे मतलब कोर्ट में जो है, क्रिमिनल कोर्ट में हमारा कोई ट्रायल नहीं करेंगे। तो जेम्स क्रॉफर्ड क्या करते हैं कि देखिए, ये इस बात के लिए मान जाते हैं, भाई अब शांति व्यवस्था जो है उस क्षेत्र में बनाए रखना है, इनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो इस चीज़ के लिए मान जाते हैं कि ठीक है, हम आप लोग को जो है कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन अब आप लोग कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगले 5 साल तक जो है तमर कोई विद्रोह नहीं करते हैं, शांति से जो है वो सभी बात को मानते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से 1789 में जो है विद्रोह स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे एक जो है दिखता हुआ हमको मिलता है। और इसमें जो फ्रेश लीडर्स रहते हैं वो विष्णु मंकी और मौजी मनकी, ठीक है। तो विष्णु मनकी और मौजी मनकी के द्वारा फिर से ये शुरू किया जाता है रिवोल्ट। दे अडॉप्टेड अ डिफरेंट एटीट्यूड एंड रिफ्यूज टू पे देयर रेवेन्यूज़, ठीक है। डिफरेंट एटीट्यूड का मतलब ये होता है कि वो एक मतलब जो भी आदेश पारित किया था, जो भी आदेश अंग्रेजों के द्वारा दिया जाता था, वो उसको नहीं मानते थे, वो उसकी अवज्ञा करते थे, ठीक है। तो डेफिएंट का मतलब होता है अवज्ञा करना। तो ये दोनों जो लीडर्स हैं, विष्णु मंकी और मौजी मंकी, ये क्या करते हैं कि कोई भी अगर अंग्रेजों के द्वारा कोई भी आदेश या ज़मींदार के द्वारा कोई भी आदेश दिया जाता है कि ये काम करिए आप, तो उसको मना करते हैं साफ साफ, ठीक है। फाइनली लेफ्टिनेंट कूपर एडवांस्ड अगेंस्ट हिम विद द डिटैचमेंट ऑफ द फोर्स एंड सबड्यूटेड देम। उसके बाद क्या होता है कि लेफ्टिनेंट कूपर जो को अंग्रेज जो है नियुक्त करते हैं ब्रिटिशर्स, और उसके बाद ये जो है आते हैं और इन दोनों लोग को जो है बंदी बना लेते हैं। तमर रिमेंड क्वाइट टिल 1794। उसके बाद देखिए तमर जो है 1794 तक उसमें यहाँ पे शांति कायम रहती है, लेकिन नवंबर के महीने में जो है फिर से कुछ कुछ यहाँ पे विद्रोह शुरू होता हुआ दिखता है। एट दैट टाइम द इंसरेक्शन वॉज ज्वाइंड ऑल्सो बाय द इम्पॉर्टेंट जागीरदास ऑफ तमर। अब देखिए इस टाइम तक आते हैं तो क्या होता है कि इस विद्रोह को जो है वहाँ के जो जागीरदास होते हैं तमस के, वो भी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जो अंग्रेज हैं उनके पॉलिसीज़ की वजह से ये यहाँ के जो जागीरदार रहते हैं वो भी परेशान रहते हैं, तो इसीलिए इस रिवॉल्ट में ये भी शामिल हो जाते हैं। 2 जनवरी 1795 को द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट कलकत्ता informed the collector of Ramgarh that necessary orders has been issued from government for suppressing the तमर डिस्टर्बेंस। तो देखिए जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहता है कलकत्ता का, वो इन्फॉर्म करता है रामगढ़ के कलेक्टर को कि जो नेसेसरी ऑर्डर्स हैं इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, ये सरकार के द्वारा जो है वो जारी किए जा चुके हैं, बट नथिंग वेरी टेंजिबल सीम्स टू हैव बीन अचीव्ड बाय द गवर्नमेंट फोर्स इन तमर, ठीक है। तो 1795 के आसपास ये मतलब जो आती हैं फोर्सेस सोचते हैं कि जो ये रिवॉल्ट है उसको हम सप्रेस कर देंगे, कम कर देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। एंड द कैंपेन कंटिन्यूड इन 1976 ऑल्सो। तो ये जो कैंपेन है 1794, 1795, 96 तक चलता है, लेकिन इस रिवॉल्ट को ये दबा नहीं पाते हैं। उसके बाद कैप्टन बी बैने विद्रोह टू जल्दा इन फरवरी 1796, ठीक है। उसके बाद जो ये जो यहाँ पे फोर्स आई रहती है, ये कैप्टन बी बायना के लीडरशिप में यहाँ आई रहती है, और उसके बाद ये 2-3 साल देखते हैं। उसके बाद जो है ये ज़्यादा इन्फोर्समेंट की मांग करने के लिए 1796 में जो है और री इन्फोर्समेंट जो है वो मांग करते हैं अंग्रेज़ों से। और जैसे ही देखिए कैप्टन बी बायना जो है ये झल्डा पहुँचते हैं, तो राम सहानी मुंडा एंड ठाकुरदास मुंडा ये जो है टुक पोजिशंस ऑफ द फोर्ट ऑफ राहे विच बिलोंग्स टू द नरेंद्र शाह एंड कुंवर लक्ष्मण शाही। तो उसके बाद क्या करते हैं कि देखिए राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा, जैसे ही कैप्टन बायने जो है ये एरिया छोड़ के बाहर निकलते हैं, वैसे ही राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा क्या करते हैं कि ये इनके किले पे कब्जा कर लेते हैं। नरेंद्र शाही का और कुंवर लक्ष्मण शाही का ये किला रहता है। तो यहाँ पे 27 फरवरी 1796 को जो है ये दोनों लोग राम शाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा ये दोनों लोग जो है इनके किले पे कब्जा कर लेते हैं, और नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही को जो है यहाँ से भागना पड़ता है। बाई द क्लोज ऑफ द मंथ द इंसरेक्शन बिकम वाइड स्प्रेड। अब धीरे धीरे जो है ये विद्रोह और फैलने लगता है, और धीरे धीरे पूरे इंटायर रीजन में जो पूरा तमर का पूरा इलाका था उसमें पूरा फैल जाता है, ठीक है। मुंडाज, मनकीज एंड जमींदार ऑफ सिली राहे ज्वाइन द अपराइजिंग विच कंटिन्यू टिल 1798। उसके बाद जो है कई लोगों के द्वारा, मुंडास के द्वारा, मनकीज के द्वारा, और जो सिली के जो ज़मींदार रहते हैं उनके द्वारा, राहे के द्वारा, इन सभी लोगों के द्वारा जो है इस विद्रोह में जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, और ये विद्रोह जो है 1798 तक चलता है। मीनवाइल द कंपनी ट्राइड टू एक्सटेंड इट्स डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवर छोटा नागपुर एरियाज़। और उसी बीच जो कंपनी रहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चाहती है कि जो छोटा नागपुर का एरिया है जो झारखंड में पड़ता है, उस पर हम अपना जो प्रशासनिक जो एक पावर है उस पर हम डाल सकें, ठीक है, उसको अपने कब्जे में ले सकें। बट द मेजर फेल्ड मिजरेबली, लेकिन ये इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें अगस्त 1819 आते आते और भी डिस्टर्बेंस तमर में होते हुए दिखता है, और इस डिस्टर्बेंस के देखिए मेन लीडर कौन कौन है, तो दौलत राय मुंडा ऑफ इटकी, शंकर मंगी ऑफ कसुजेंगा,
बद्रा मुंडा एंड तेपा मनकी ऑफ भगबैना, झुलकारी मुंडा ऑफ बालुगिलकी, रत्नानी मानके एंड मोची राय मुंडा ऑफ सोनपत, गाजी राय मुंडा, मंगल राय मुंडा, शिवानाथ मुंडा ऑफ सिंदरी एंड द इनहैबिटेंट्स ऑफ द लुंगतू। ठीक है, तो साथ ही साथ जो लुंगतू के जो निवासी हैं वो भी इस विद्रोह में जो है शामिल रहते हैं। तो ये सभी लोग जो है मिल के और इस जो विद्रोह को है वो आगे बढ़ाते हैं। द डिस्टर्बेंस विच बिगेन इन अगस्त 1819 बिकेम मोर सीवियर। ठीक है, तो अब ये डिस्टर्बेंस यहाँ से और बढ़ने लगता है और ख़तरनाक हो जाता है सितंबर आते आते। रॉकसेक सेंट ऑन नवंबर 20 1819। उसके बाद देखिए अंग्रेज जो है वो रॉकसेक को नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो इनको 20 नवंबर 1819 को भेजा जाता है और इनके साथ 40 सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाती है जिनके पास मैच लॉक मैन नाम की एक राइफ़ल रहती है। ठीक है, तो ये मैच लॉक मैन नाम की राइफ़ल रहती है और जो टुकड़ी रहती है उस टुकड़ी में जो सोल्जर्स रहते हैं वो ज़्यादातर सिख्स और राजपूत सोल्जर्स रहते हैं। ठीक है, तो ये टुकड़ी लेके यहाँ पहुँचते हैं और इन टुकड़ी का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, वो शेख इनायतुल्ला रहते हैं। तो शेख इनायतुल्ला जो है इस टुकड़ी का नेतृत्व करते हैं और किसके अंडर में ये लोग रहते हैं, तो रॉक शेख के अंडर में ये लोग यहाँ पहुँचते हैं। द लेटर एक्शन एंड हिज फायर पावर कंपेल द इंसर्जेंट्स टू एस्केप द हिल्स। अब देखिए इनकी जो बंदूक रहती है मैच लॉकमैन, तो इसके हेल्प से जो है ये वहाँ से जो वहाँ के जो विद्रोही रहते हैं उनको भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, बट हिज सक्सेस प्रूव्ड शॉर्ट लिव्ड एज द इंसरेक्शन स्ट्रेच टू द अदर एडजॉइनिंग एरियाज। लेकिन क्या होता है, उस एरिया से तो भाग जाते हैं लेकिन आसपास के एरिया से जो है वो इन पे जो है हमला करते रहते हैं। रियलाइजिंग द ग्रेव सिचुएशन रॉकसेक हिमसेल्फ रश टू द तमर। उसके बाद जो है इस कंडीशन को देखते हुए जो है अब रॉकसेक डिसाइड करते हैं कि मैं जो है खुद जो है अब तमर जाऊंगा। पहले जो है किसके नेतृत्व में ये फोर्स गई थी, तो पहले जो है वो शेख इनायतुल्ला के नेतृत्व में गई थी। अब रॉकसेक ने डिसाइड किया कि मैं खुद जाऊंगा और नेतृत्व करूंगा। एजे केल्विन वॉज ऑलरेडी देयर। अब देखिए इनके साथ ही एजे केल्विन पहले से यहाँ मौजूद रहते हैं। तो अब इन दोनों के कंबाइन एफर्ट से ये दोनों साथ मिल के प्लानिंग करते हैं और उसके बाद देखिए क्या करते हैं कि जो विद्रोही हैं उनको ये भगाने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो जनवरी 1820 आते आते जो है इन विद्रोहियों को ये भगाने में कामयाब हो जाते हैं। तमर हाउएवर डी नॉट रिमेन पीसफुल फॉर लॉन्ग। लेकिन उसके बाद भी तमर देखिए ज़्यादा दिन तक शांति व्यवस्था यहाँ नहीं बनी रही। साइन ऑफ फर्मेंट वॉर विजिबल इन जनवरी 1821। अब 1821 जनवरी जो है आते आते क्या होता है, फिर से यहाँ पे एक जो विद्रोह की जो चिंगारी है वो जलने लगती है और एक नए लीडर आते हैं कुंता मुंडा। ठीक है, कुंता मुंडा आते हैं। हैड इमर्ज्ड ऑन द सीन ऑफ द तमर बाय दिस टाइम। द ट्राइबल लीडर हैज स्टार्टेड प्रिपरेशन विद द असिस्टेंस ऑफ द लड़का कोल्स ऑफ सिंहभूम। तो देखिए सिंहभूम के लड़का कोल्स के साथ जो है ये कुंता मुंडा जो है वो मिल जाते हैं। बट कुंता फेल टू स्टेज इंसरेक्शन। लेकिन कुंता जो है इस विद्रोह को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। कुंता को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको मिदनापुर के जेल में जो है भेज दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद वहाँ से इनको रामगढ़ के जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब देखिए कुंता के अरेस्ट होने के बाद जो है कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के लिए एक फ़ायदे की बात रहती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम बिग टेन्योर होल्डर्स हु वाज स्टिल डिससेटिस्फाइड बिकॉज गोविंद शाही वाज रनिंग देम बाय मीन्स ऑफ द परपेचुअल लॉस सूट फॉर एरियस ऑफ रेवेन्यू। देखिए वहाँ एक गोविंद शाही नाम के राजा हैं। तो ये गोविंद शाही क्या करते हैं कि ये जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं ये उनसे ज़्यादा जो टैक्सेस हैं रेवेन्यू वगैरह है ये वसूलते हैं। तो उस वजह से भी जो वहाँ के ट्राइबल्स हैं वो परेशान होते हैं और परेशान होंगे तो भाई उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएंगे, विद्रोह करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए जो रॉकसेक हैं वो बोलते हैं कि सबसे पहले तो हमको ये जो गोविंद शाही हैं इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, इनको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो है हम इस जो विद्रोह है इसको दबा पाएंगे। तो उसके बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया था, इनके साथियों को, इनके जागीरदार जो उनके साथ रहते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हो अपराइजिंग। तो देखिए हो अपराइजिंग का जो लीडर है वो माना जाता है राजा पहारत को। राजा पहारत। ठीक है, तो हो अपराइजिंग जो लीडर हैं अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखेंगे राजा पहारत। ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू कंसोलिडेट हिज पोजीशन इन सिंहभूम आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो देखिए तीसरे एंग्लो मराठा वॉर 1818 के बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना जो एक पोजीशन है, अपना जो वर्चस्व है वो सिंहभूम में बैठाने की, स्थापित करने की कोशिश करने लगती है। ठीक है, अच्छा आप कमेंट में ये बताइए कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो 1818 में हुआ वो किससे किसके बीच में हुआ था। ठीक है, कमेंट में ये बताइएगा आप।
उसके बाद देखिए द कंपनी मेड एन एग्रीमेंट विद द रूलर ऑफ सिंघभूम 1820। उसके बाद सिंघभूम के रूलर के साथ जो है कंपनी 1820 में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन करती है। दिस वॉज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट, और ये जो एग्रीमेंट रहता है वो होस्ट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट रहता है, क्योंकि द एग्रीमेंट रिकॉग्नाइज द राजा ऑफ सिंघभूम एज लॉर्ड, क्योंकि इसमें जो है जो सिंघभूम के राजा हैं उनको एक तरह से लॉर्ड का दर्जा दे दिया गया रहता है, भगवान का दर्जा जो है दे दिया गया रहता है। द सिंघभूम रूलर्स नॉट ओनली डिक्लेयर्ड सुपरमेसी ओवर द चीफ्स ऑफ खरसावन एंड सरायकेला बट ऑल्सो ट्राई टू रिगेन ए फैमिली आइडल फ्रॉम द लेटर चीफ। वहीं देखिए ये जो सिंघभूम के रूलर रहते हैं ये तो अपनी सुपरमेसी जो है इन पे थोपते ही हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं कि इनके फैमिली की एक मूर्ति रहती है, एक आइडल रहता है फैमिली का, जैसे कोई देवी देवता की मूर्ति होती है तो वैसे ही एक आइडल रहता है, तो वो क्या करते हैं वो भी इनसे छीन लेते हैं। द मोनार्क ऑल्सो मेड एन एफर्ट टू रिड्यूस द होस्ट टू सबमिशन विद द हेल्प ऑफ द कंपनी, ठीक है, और वहीं जो है कंपनी के साथ मिल के जो है वो इन लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं होस्ट को, ठीक है। होस्ट रिएक्टेड शार्पली एंड थ्रू ऑफ ऑल देयर सबॉर्डिनेशन एंड सबमिशन टू द राजा एंड अदर चीफ सिंघभूम। अब देखिए हो जब गुस्सा होते हैं तो सब क्या करते हैं कि इनके जो भी सबॉर्डिनेट रहते हैं, जो भी साथी रहते हैं या जो भी इनके साथ काम करने वाले राजा के साथ रहते हैं, इन सभी को जो है ये एक लाइन से मारना शुरू करते हैं, ठीक है। मेजर रॉकसिग hope of compelling the host of the southern peers to the new orders of things was soon to be believed. Baba Narayan Singh was appointed at the Jayantgarh with the assurance of the dispatch of 100 Barakdis from the Sambalipur to foster the goodwill. तो देखिए अब इन लोगों के विद्रोह को रोकने के लिए क्या होता है कि जो रॉक सेग हैं वो बाबा नारायण सिंह को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जयंतगढ़ में इनको नियुक्त किया जाता है और इनके साथ 100 बारकंडीज़ भेजे जाते हैं। तो बारकंडीज़ क्या है, तो बारकंडीज़ मतलब ये जो है एक बटालियन रहती है सिख और राजपूत सोल्जर्स की, ठीक है, जो मतलब बहुत पावरफुल सोल्जर्स रहते हैं इसमें। तो 100 बारकंडीज़ के साथ यानी 100 सिख और राजपूत सोल्जर्स के साथ जो इनको बटालियन ये बाबा नारायण सिंह को नियुक्त किया जाता है। ये बाबा नारायण सिंह इन बटालियंस के 100 लोग के लीडर रहते हैं, ठीक है, और इनसे कहा जाता है कि आप वहाँ जाके जो भी सिचुएशन है विद्रोह की उसको कंट्रोल करिए। बट हॉस्टिलिटीज सून ब्रोक आउट एंड फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन द लॉयल एंड रिफैक्ट्री फैक्शंस ऑफ द लड़का होस्ट। अब देखिए वहीं क्या होता है कि कुछ लॉयल लोग रहते हैं और कुछ जो है रिफैक्ट्री का मतलब होता है कि जो जैसे ऐसे लोग हैं जो लॉयल नहीं हैं, ठीक है, तो उनके बीच में मतलब जो उदंड टाइप के लोग होते हैं तो उनके बीच में जो है एक वो यहाँ लड़ाई हमको दिखता है। तो जो लॉयल रहते हैं और जो उदंड टाइप के रहते हैं इनके बीच में देयर वर मेनी इनकाउंटर्स इन विच द लॉयलिस्ट इमर्ज विक्टीरियस। तो इसमें कई लोग मारे जाते हैं और जिसमें क्या होता है कि जो लॉयलिस्ट रहते हैं जो अच्छे रहते हैं वो लोग यहाँ पे जीत जाते हैं। उसके बाद देखिए however a great psychological change swept up over the entire Kolhan areas as a consequence of the triumph of the British arms over the लड़कास। तो यहाँ क्या होता है कि अब कहीं ना कहीं जो है एक लोगों के माइंड में ये आता है कि ब्रिटिश के पास देखिए अंग्रेज़ों के पास तो अच्छे अच्छे हथियार हैं, ये लोग जो हैं इनके पास तो अच्छे हथियार नहीं हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है घासी सिंह टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड प्रिवेल्ड अपॉन द होस्ट टू पे हिम मोर दे हैड। अब देखिए जो घासी सिंह हैं, घासी सिंह क्या करते हैं, ये वहाँ के ज़मींदार रहते हैं। तो घासी सिंह जो है वो होस्ट के पास पहुँच जाते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। वो सोचते हैं कि इस सिचुएशन का हम फ़ायदा उठाएं, अंग्रेज़ जो है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हैं तो हम इनसे संपर्क करके हम जो है इनका सामान जो है कम दाम में हम खरीद सकते हैं और मार्केट में अच्छे दाम में बेच सकते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, जो पहले का इनसे पैसा उधार लिए रहते हैं तो वो जो है इनका 2.5 महीने का करीब पैसा बचा रहता है, तो वो पैसा जो है इनको पेमेंट जो है वो कर देते हैं, ठीक है। दिस वॉज क्लियरली अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ मेजर रॉक सिंह। अब देखिए इस घासी सिंह को मेजर रॉक सिंह मना करते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। हु हैज़ काउंसल्ड हिम नॉट टू रियलाइज एनीथिंग मोर देन व्हाट वाज बीइंग पेड वॉलंटरी। तो घासी सिंह ये भी कहते हैं कि जितना उनको दिया गया था मैं उससे कुछ पैसा जो है उनको बढ़ा के दूंगा, ठीक। बट घासी सिंह इवेडेड पेमेंट ऑफ द एरियर्स फॉर 2.5 मंथ। 2.5 महीने का जो पैसा है वो इनको ट्राइबल्स हैं जो इनको एक्स्ट्रा में दे दिया जाता है। तो भाई अब सीधी बात है खुश हो जाएंगे इनसे ये। द सूबेदार स्वंग इनटू एक्शन एंड डिटेन घासी सिंह। अब ये जो रॉकसेक की बात तो माने नहीं, वो मना किया था कि पैसा देना मत, तो अब ये सूबेदार को भेजते हैं कि घासी सिंह को जो है पकड़ लो। लेकिन घासी सिंह जो है कुछ घंटे बाद छूट जाता है। द होस्ट वॉज ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विद द डिमांड्स ऑफ द सूबेदार। अब देखिए सूबेदार के ऊपर तो पहले ही गुस्सा थे, तो अब जब ये घासी सिंह को सूबेदार पकड़ लेते हैं तो उनका गुस्सा जो है और बढ़ जाता है। द रीज़न फॉर देयर डिसअफेक्शन इंक्लूड द रॉबरी ऑफ द गोड्स। अब देखिए क्यों ये सूबेदार क्या करते थे बदमाशी, तो देखिए ये क्या करते थे कि इनकी जो बकरियाँ वगैरह हैं या जो गाय हैं वो चुरा लेते थे, ठीक है, बाय द बारकंडीज एंड द इंसल्ट ऑफ द डॉटर ऑफ कुनो पटेर। तो देखिए और साथ ही साथ जो इनकी कुनो पटेल की पुत्री रहती हैं तो उसके साथ भी ये बदतमीजी वगैरह करते हैं, ठीक है। ये सरदार कुनो पटेल जो हैं वो सरदार रहते हैं।
उसके बाद क्या होता है कि 31 जनवरी 1821 को ये जो होस है वो अटैक कर देते हैं सूबेदार पे, और उनके जो साथ में जो उनकी पार्टी रहती है, उनके मेंबर्स रहते हैं उस पे। दे राउटेड द सूबेदार हु सफर्ड हैवी लॉसेस। उसके बाद ये सूबेदार को जो है अच्छे से सबक सिखाते हैं और इनका बहुत नुकसान करवाते हैं। द स्प्लेंडेड विक्ट्री ऑफ द कोल्स इंस्पायर्ड देम। अब देखिए कोल्स जो थे, जो कोल विद्रोह हुआ था, तो उसके विक्ट्री से जो है इनको इंस्पिरेशन मिलता है और ये फोर्टिफाइड करते हैं जहाँ ये रहते हैं। तो वहाँ के आसपास के एरिया को जो है ये जो है फोर्टिफाइड किलेबंदी जो है कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्रिलियंट सक्सेस ऑफ होस, द इंटायर कोल्हन वॉज एक्सपोर्ट एट द मर्सी ऑफ होस। अलार्म्ड एट देयर ग्रोइंग ऑफेंसिव, द ब्रिटिश चक आउट अ डिटेल प्लान। अब देखिए, अब ये तो किलेबंदी भी कर लिए, तो अब इस चीज़ से क्या होता है कि अब अंग्रेज़ों के बीच में जो है एक चिंता के विषय ये हो जाता है कि अब ये तो अपने चारों तरफ से किलेबंदी कर लिए हैं, सेफ हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ये अंग्रेज़ जो बैठ के हैं वो प्लान बनाते हैं। कैप्टन मैकलोड ऑफ कटक, ठीक है, तो कैप्टन मैकलोड हैं कटक के, एंड मेजर रॉकसिक फ्रॉम संबलपुर स्टार्टेड जयंतगढ़ एंड स्टार्टेड फॉर जयंतगढ़। देखिए, तो कैप्टन मेलकॉक और ये रॉकशेक ये क्या करते हैं, संबलपुर से जयंतगढ़ की तरफ बढ़ते हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड ये बढ़ते हैं मिदनापुर के एरिया की तरफ, और इनकी जो कंबाइन आर्मी है वो होस पे भारी पड़ जाती है। द होस वर कंपेल्ड टू ईल फॉर द टाइम बीइंग अंडर द थ्रेट ऑफ द टोटल एनिहिलेशन। दे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। अब देखिए, अब दोनों तीनों तरफ से घेर के इनको जो है अपने मतलब इनको जो है हरा दिया जाता है, और उसके बाद एक एग्रीमेंट पे ये लोग आते हैं इनके साथ, अंग्रेज जो है इनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि आप जो हैं ब्रिटिशर्स के सबऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है, जो भी अंग्रेज सरकार द्वारा कहा जाएगा आप उस आदेश का पालन करेंगे। दे एग्री टू कीप ऑल द रोड्स इंटैक्ट, और ये कहा गया कि आप जो भी रोड जो बंद वगैरह किए हैं उन सभी रोड्स को खोलेंगे और सभी पर्सन को एंट्री देंगे, चाहे वो किसी कास्ट के हों, ठीक है, तो आपके एरिया में कोई भी आ जा सकता है, आप किसी को रोकेंगे नहीं। और इनसे ये वादा लिया जाता है कि आप जो है हथियार नहीं उठाएंगे, और आप जो है कहीं ऊंचे अथॉरिटी पे हमारे खिलाफ जो है कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इन सब कंडीशंस पे जो है एक एग्रीमेंट जो है अंग्रेज़ों के द्वारा, मेनली जो मेजर रॉकसेग हैं और कैप्टन मैकलियोड हैं कटक के, और साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हैं, तो इन तीनों लोग के द्वारा जो है ये एग्रीमेंट इन लोगों से साइन करवाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कोल अपराइजिंग के बारे में। देखिए, जो कोल विद्रोह है वो कब से कब हुआ, तो याद रखिएगा 1829 से लेकर के 1839 के बीच में हुआ। वहीं ये जो आपका हो विद्रोह था वो 1820 से लेकर के 1837 के बीच में था, ठीक है। और कोल अपराइजिंग 1829 से 1839 तक चला। बाय द एग्रीमेंट ऑफ 1821 द राजा ऑफ सिंहभूम हैड बिकम सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश अथॉरिटी। अब देखिए, जो सिंहभूम के राजा हैं, तो ये 1821 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है अब ये किसके अंडर में आ गए थे, तो अंग्रेजों के अंडर में ही आ गए थे, अंग्रेजों के सबऑर्डिनेट ये हो गए थे। बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड द मिस्टेक ऑफ नॉट ब्रिंगिंग द एरिया अंडर इट्स एक्ट कंट्रोल। लेकिन अंग्रेज यहाँ क्या गलती करते हैं कि सिंहभूम का जो एरिया है वो तो राजा को दे देते हैं, लेकिन वो अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती रहती है अंग्रेज़ों की। अदर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट enjoined upon the host to eschew violence for the redressal of their grievances, to complain to officers commanding to the troops on the frontier or some other competent authorities to redress, to allow person of all cost to settle in their village। और वहीं जो ये अंग्रेज जो है इनसे एग्रीमेंट ये करवाए रहते हैं कि उस मतलब एरिया में जो है कोई भी आके रह सकता है, आप किसी के लिए रोड जो है बंद नहीं करेंगे, सबके लिए रोड खोले रहेंगे, कोई भी यहाँ पे आ जा सकता है, जो गांव होगा वो सबके लिए खुला होगा, कोई भी ट्रैवलर्स जो है वो यहाँ आ सकता है इजीली। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो वहाँ के लोग रहते हैं, भाई देखिए ट्राइबल्स एक तरह का जो है अपना वो क्या मतलब ज़्यादा लोगों से खुलना जो है पसंद नहीं करते हैं, वो आपस में ही जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी हमारे बीच में आए, लेकिन यहाँ अंग्रेज जो है यही काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके कल्चर को कोई डिस्टर्ब करे, लेकिन यहाँ वो उनके कल्चर को अफेक्ट करते रहते हैं। उनका जो एग्रीकल्चर है तो या उनका जो लैंड है, वो हर चीज़ में जो है ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो टांग अड़ा रहे हैं हर चीज़ में इनके, ठीक है, इनको परेशान कर रहे हैं। ऑल दिस कंडीशंस एम टू रिमूव द एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द होस्ट। The stationing of the troops on the frontier was admittedly made for the preservation of the इंटरनल ट्रैंक्विलिटी ऑफ द सिंहभूम। अब देखिए, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अंदर ही अंदर जो है एक चिंगारी पनपने लगती है, और लोगों के बीच में जो है गुस्सा जो है वो लोगों का बाहर आने लगता है। इट इनकरेजेज द रूलिंग चीफ एंड हिज करप्ट ऑफिसर्स इन देयर नेफेरियस एक्टिविटीज़। द नॉन tribes flooded in the coal villages and Singhbhum by settling there a large number. This was disliked by the host। और वहीं क्या करते हैं कि जो
कई ऑफिसर्स रहते हैं वो भी इनके एरिया में आकर सेटल होने लगते हैं, ताकि ये इन पे कंट्रोल, मतलब दोबारा से ये विद्रोह ना कर सकें। तो अंग्रेज़ जो रहते हैं वो अपने कुछ आदमी जो है इनके एरिया में भेज देते हैं, जैसे टेंट वगैरह लगा के ये लोग वहाँ पे रहने लगते हैं, ठीक है। और ये रहते क्यों, एक तरह नज़र रखने के लिए जो है ये अंग्रेज़ ऐसा करते हैं, ताकि ये लोग कि कुछ भी अगर एक्टिविटी करें तो हम उस पर नज़र रख सकें, ठीक है, तो ताकि दोबारा से ये लोग जो है विद्रोह ना कर पाएँ। तो ये सब इनको पसंद नहीं आता। वहीं देखिए क्या होता है उसके बाद। तो कोल रिबेलियन वॉज ए चैलेंज टू द एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन ऑफ द ब्रिटिश। तो कोल विद्रोह जो रहता है, ये जो ब्रिटिश का जो एक एक्सपेंड अपना एरिया को और बढ़ाने का, जो एक्सपेंड करने का जो ये एम्बिशन रहता है, उसको कहीं ना कहीं उसको थोड़ा एक रुकावट कोल रिबेलियन की वजह से मिलता है। थ्रॉन्टन एंड मिल हैव अपॉइंट दैट द ट्राइब्स वांट ए रिस्टोरेशन ऑफ देयर कस्टम एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, तो देखिए ये हिस्टोरियंस है थ्रॉन्टन और मिल, तो इनके द्वारा ये कहा गया है कि ये लोग चाहते थे कि इनके जो कस्टम्स हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाए, जैसा था वैसा छोड़ दिया जाए। वहीं एस बी चौधरी जो एक ये भी एक हिस्टोरियन है, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोल इंसरेक्शन वाज द कल्मिनेटिव टू द पीपल ग्रीवेंसेस सच एज ओवर एग्जैक्शंस ऑफ टैक्सेस। अब देखिए एस पी चौधरी का मानना ये है कि कोल विद्रोह होने का कारण ये था कि जो अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, उनसे ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे, और साथ ही साथ जो मनी लेंडर्स थे वो इनसे हैवी जो इंटरेस्ट है वो चार्ज किया करते थे। मान लीजिए पैसा देते थे तो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो लेते थे, और मान लीजिए अगर इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे तो क्या करते थे, इनकी ज़मीन ही हड़प लेते थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एस पी चौधरी ये बताते हैं कि ये रीज़न था जो है कोल विद्रोह होने का। अब देखिए कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जैसे जे मैटसन और डेंट हैं। जे मैटसन जो है सक्सेसर ऑफ ये पटना कमिश्नर रहते हैं, और लैम्बर्ट के बाद जो है जे मैटसन पटना के कमिश्नर बनते हैं। डेंट है वहीं पे वन ऑफ द जॉइंट कमिश्नर ऑफ द छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर के जॉइंट कमिश्नर हैं। रसल हैं, और रसल जो हैं वो जंगल महल के मजिस्ट्रेट हैं। ब्लंट हैं, ब्लंट जो हैं ये गवर्नर जनरल काउंसिल के एक सदस्य रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि देखिए हेल्ड द व्यू दैट द ट्राइब्समैन वर इंस्टिगेटेड टू द रिवॉल्ट बाय द महाराजा ऑफ छोटा नागपुर एंड अदर लोकल राजास। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो कोल विद्रोह होने का कारण था वो हम लोग की गलती नहीं थी, ठीक है। ये लोग टाल देते हैं दूसरे पे। क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि जो छोटा नागपुर के महाराजा हैं और जो वहाँ के जो लोकल राजा हैं, उन लोग के टैक्स कलेक्ट करने की वजह से जो है ये लोग विद्रोह किए हैं। अरे भाई ये लोग टैक्स क्यों कलेक्ट करते थे, ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे ताकि अंग्रेज़ को जो है पैसा दे सकें, तो रीज़न तो यही लोग हैं ना। लेकिन ये लोग टाल दिए किस पे, तो छोटा नागपुर के महाराजा पे और लोकल वहाँ के जो राजा लोग थे उन पे। हाउएवर देयर इज़ नो क्लियर प्रूफ ऑफ द डायरेक्ट रोल ऑफ द महाराजा एंड अदर रूलर्स। लेकिन कोई भी प्रूफ नहीं मिल पाया कि महाराजा या जो और रूलर्स हैं उनका कोई दोष है कोल रिबेलियन, कोल विद्रोह में। In fact, the tribesmen role in the insurrection as a protest against the oppression of the local rulers. और तो कहीं ना कहीं जो ट्राइब्समैन थे, वो जो लोकल रूलर्स थे, या जो क्या कहते हैं जो ऑफिसर्स थे, जो अंग्रेज़ों के जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे नियुक्त रहते थे, तो इन लोगों के द्वारा ही अत्याचार किया था, ज़्यादा टैक्स वगैरह जो वसूली की जाती थी, और उसकी वजह से जो ही मेनली यही कारण था कोल विद्रोह होने का। देखिए स्कॉलर्स ये ओपिनियन देते हैं कि ट्राइब्समैन सॉट टू ओवरकम द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो स्कॉलर्स का कहना ये है कि ये लोग जो हैं वो जो अंग्रेज के अंडर में जो है नहीं रहना चाहते थे, ये अपना खुद की एक आज़ादी जो है वो चाहते थे। मेटकैफे द प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल इन कलकत्ता, मेटकैफे जो कि कलकत्ता के काउंसिल में ये प्रेसिडेंट रहते हैं, ये कहते हैं कि कोल्स इंटेंडेड टू एक्सपेल द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनका कहना था कि कोल जो है वो ब्रिटिश सरकार को निकालना चाहते थे और अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट राज्य जो है वो स्थापित करना चाहते थे। दो द कोल मूवमेंट कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इनका कहना है कि कोल मूवमेंट को हम एज ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं मान सकते। इट वॉज डायरेक्ट अगेंस्ट कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश अथॉरिटी एंड ऑल्सो अगेंस्ट दोज हु गेन एडवांटेज ड्यू टू द चेंज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ट्राइब्समैन बाय कॉजिंग सोशल इंजस्टिस। तो देखिए इनका मानना ये था, इनका कहना ये था, मेटकाफे जो प्रेसिडेंट हैं कलकत्ता काउंसिल के, तो इनका कहना था कि नहीं, हम लोग की गलती तो कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो क्यों हुई हैं कि जो वहाँ के जो लोकल ट्राइब राजा वगैरह थे और जो सिंहभूम के राजा थे, तो इन लोगों की गलती है। ये लोग जो है उनके साथ अन्याय करते थे, सोशल इंजस्टिस करते थे इन लोग के साथ, इसी की वजह से ये लोग विद्रोह किए हैं। इनका यही कहना था। ठीक है, इनका ये कहना था कि ब्रिटिश अथॉरिटी जो है वो कुछ नहीं की है, वो उनका दोष नहीं है। Beside the Larka Coles bore a deep-rooted animosity against their exploiters who were non-tribals, ठेकेदार्स, land grabbers and
Asuras from the southern part of Chota Nagpur and adjacent area of Singhbhum. The influx of the outsiders added to the local resentment because their handedness and their role in the land grabbing. अब देखिए कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी था कि जो वहाँ के जो ज़मींदार थे उस एरिया के, तो वो ज़मींदार क्या करते थे कि वो इनसे जो है लैंड मान लीजिए कि लोन दिए सपोज़ करिए, और लोन ये लोग चुका नहीं पाए किसी कारण, तो पहले तो ये बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है उस पर चार्ज कर लिया करते थे। तो ये जब इंटरेस्ट वो पैसा जब चुका नहीं पाते थे तो इनके जो इनका लैंड है उसको ग्रैब कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ठेकेदार द ऑफिशियल टू मिसयूज द पावर्स, तो ठेकेदार तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल किए ही, साथ साथ जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया। ठीक है। ऑफ एंड ऑन कोल वुमेन वर आइदर एबडक्टेड और कैरिड ऑफ बाय द मुस्लिम्स एंड द सिख ठेकेदार। उसके अलावा जो वहाँ की जो महिलाएं थी उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। जो मुस्लिम और सिख ठेकेदार हुआ करते थे वो भी उनको उठा के लेकर चले जाते थे, उनके साथ गलत कृत्य करते थे। ठीक है। फर्दरमोर द ग्रीवियस ऑपरेशन एंड exactions had been practiced by the native officers of the government। और उसके अलावा जो सरकारी मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो ऑफिसर शामिल थे वो भी ये सब गलत काम जो है वो करते थे महिलाओं के साथ। ठीक है। और ख़ासकर जो पुलिस में जो दरोगा थे वो लोग ये काम किया करते थे। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस राजा वॉज सो इनकम्पिटेंट दैट ही डिड नथिंग टू रेंडर जस्टिस टू द एग्रीव्ड पर्सन बट इंसाइटेड देम टू अवेंज द रॉन्ग्स। ठीक है। तो अब देखिए राजा को तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन राजा इन लोगों के सपोर्ट में नहीं थे। राजा जो है वो अंग्रेज़ों को ही सपोर्ट कर रहे थे। कोई भी चीज़ होती थी अगर ये लोग कुछ भी करते थे, इनके साथ गलत भी हो रहा है तो राजा गलती जो है इन्हीं की ठहरा देते थे। ठीक है। द इमीडिएट कॉज ऑफ कोल इंसर्शन वॉज द एबडक्शन ऑफ वाइफ ऑफ द सूर्यमुंडा ऑफ बंदगांव बाई एन आउटसाइडर नेम्ड जाफर अली खां। अब देखिए जो एक इमीडिएट कॉज, जो एक तुरंत का एक कॉज माना जाता है कि जिसकी वजह से कोल विद्रोह शुरू हुआ, वो माना जाता है कि देखिए सूर्यमुंडा ये बंदगांव के रहने वाले थे। तो एक बाहर का आदमी जफ़र अली खां आता है और इनकी पत्नी को उठा ले जाता है। ठीक है। द ह्यूमिलेटेड एंड इंसल्टेड ट्राइब्स कन्वीन्ड ए मीटिंग एंड डिसाइडेड टू अटैक द ब्रिटिश। तो अब इनको लगता है कि जफ़र अली खान जो है वो आदमी किसका है, अंग्रेज़ का है। तो वो क्या, अब वो अपनी मीटिंग जो है वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, सभी लोग आपस में मिलते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम अंग्रेज़ों पे अटैक करेंगे। द इनिशियल लीडरशिप ऑफ द कोल इंसर्शन ऑफ 1831-32 वाज प्रोवाइडेड बाय द लिटिल नोन सन्स ऑफ सिंहभूम। अब देखिए अब इस टाइम का जो 1831 से 32 के बीच का जो विद्रोह रहता है, कोल विद्रोह, उसमें कुछ लीडर्स आते हैं, जैसे हम देख लेते हैं कौन कौन से। ये सिंहभूम के एरिया से बिलोंग करते हैं। तो बिंदराई मनकी, सोई बहादुर, कुंडू पटेर, देसाई मुंडा, कार्तिक सरदार और बुद्धू भगत। तो ये लोग जो हैं ये लोग मिलके और 1831-32 के जो विद्रोह रहता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। Although the flames of insurrection were no doubt soon doused by the mighty British in some part of छोटा नागपुर, लेकिन देखिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो है छोटा नागपुर के इलाके में जो ये विद्रोह रहता है उसको दबा दिया जाता है। उसके बाद 19 अप्रैल 1832 को बिंदराय एंड सोई ये लोग सरेंडर कर देते हैं, और उसके 7 दिन बाद जो है देसाई मनकी और खांडियो पटेर ये भी लोग जो है अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर देते हैं। और अप्रैल 1832 आते आते जो कोल विद्रोह रहता है साउथ वेस्ट यानी सिंहभूम के इलाके में, वो जो है दबा दिया जाता है, स्मैश कर दिया जाता है। बट बमन घाटी रिमेंड ए ट्रबल स्पॉट टिल 1837। लेकिन जो बामन घाटी का जो इलाका रहता है वो 1837 तक यहाँ पे हमको छोटे मोटे विद्रोह जो है वो देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जो है 1837 के बाद सारा का सारा जो एरिया है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। ए ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टुक प्लेस। अब देखिए इस बीच में सारे सप्रेशंस में जो है कई लोगों की जान जाती है, बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। ऑफिशियल जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि करीब करीब इसमें जो है कितने मारे गए। देखिए नॉन ट्राइबल पीपल किल्ड इन टोरी, लोहरदग्गा, सोनपुर, पालकोट, टमर, डोमालोन, अनदर वजन गिवन पुट फिगर्स अबाउट 1000। ठीक है। तो ऑफिशियल फिगर्स का कहना ये था कि करीब करीब 1000 लोग के लगभग में 1000 लोगों की जान गई थी इस जो है रिवॉल्ट में, कोल रिवॉल्ट में। जेसी झा लेकिन इस फिगर को जो है रिजेक्ट करते हैं। सेज दैट द मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल्स हैड फ्लेड देयर प्लेस ऑफ ड्यूटीज एट द टाइम ऑफ इंसरेक्शन एंड हेंस ऑफिशियल फिगर्स वर नॉट रियलिस्टिक। इनके द्वारा कहा गया कि कोई भी अधिकारी जो है वो अपने प्लेस पे लगातार टिका हुआ नहीं था, इधर से उधर वो लोग जा रहे थे, तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल डाटा है वो हम लोग को नहीं मिल पाता है। इसलिए डॉक्टर झा हेल्ड दैट द डेथ वर मोर देन द ऑफिशियल एस्टिमेट्स। इसलिए कहा इनके द्वारा, डॉक्टर झा के द्वारा ये कहा गया, ये हिस्टोरियन है, ठीक है, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि जो डेथ हुआ था सिंहभूम में वो 1000 से ज़्यादा हुआ था, जो सरकारी आंकड़े हैं वो गलत हैं।
ठीक है। द ब्रिटिश ऑफिसर्स वर ऑर्डर टू यूज देयर बेस्ट exertions in consort while the landlords and the head of the villages to preserve order and to conciliate all classes। तो अब इनके द्वारा जो अंग्रेजी सरकार थी, इनके द्वारा कहा गया कि आप हर वो तरीका अपनाइए जिससे कि वहाँ पे शांति व्यवस्था जो है वो कायम किया सके और शांति व्यवस्था वहाँ पे स्थापित किया जा सके। कल्टबर्ट कॉल्ड टुगेदर द छोटा नागपुर रूलर एंड मुंडा एंड मानकीज ऑफ द 5 परगनास। ठीक है, तो देखिए कल्टबर्ट क्या करते हैं, मीटिंग बुलाते हैं छोटा नागपुर के रूलर की, मुंडा और मन की सभी को बुलाते हैं। ठीक है, गिविंग देम ऑल पेशेंस हियरिंग एंड प्रॉमिस रिडल्स ऑफ ग्रीवेंसेस, और इनको वादा करते हैं कि भाई जो आपको जो भी नुकसान हुआ हो हम सब उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड आफ्टर द एंड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड द विड्रॉ ऑफ ट्रूप्स। उसके बाद देखिए वहाँ से जो है जो ट्रूप वगैरह वहाँ रहते हैं इस एरिया में, वो ट्रूप्स को हटा लिया जाता है। उसके बाद पुलिस अमीन्स विद द नेसेसरी एस्टेब्लिशमेंट वर अपॉइंटेड एट द लोहरगढ़। अब देखिए हर इलाके में जो है क्या किया जाएगा, एक पुलिस थाना है जैसे है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये लोहरडग्गा हो गया और जीको चट्टी, भरकागर एंड फॉर द डिपेंडेंट परगना एट तामर। तो देखिए तामर में भी वहाँ पे भी जो है ये पुलिस के जो स्टेशंस वगैरह हैं ये स्थापित किए जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ जो अमीन्स को है वो रखा जाता है। द इक्तदार्स ठेकेदार्स एंड अदर ऑफिशियल्स वर टू बी रिस्ट्रेन फ्रॉम यूजिंग फोर्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज़। अब जो ठेकेदार्स हैं, जो इक्तदार्स हैं, ज़मींदार्स हैं, इनकी भी जो कुछ पावर्स वगैरह है वो कम कर दी जाती हैं। द ब्रिटिश रिजीम ऑल्सो गिव रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू द ऑफिसर्स ऑफ द ज़मींदार्स। अब तो देखिए जो अच्छा काम किया ज़मींदार उसको रिवॉर्ड मिला, जो गलत काम किया उसको अंग्रेजी सरकार के द्वारा पनिशमेंट दिया गया। एमंग द ऑफिशियल्स मेजर सदरलैंड वाज द फर्स्ट टू रिसीव द हाई प्रेज फॉर द एक्सेप्शनल जील एंड स्पिरिट इन क्वेलिंग द इंसरेक्शन। तो विद्रोह को दबाने के लिए जो है मेजर सदरलैंड को भी जो है अवार्ड दिया गया। नीव द एक्टिंग मजिस्ट्रेट ऑफ रामगढ़ गॉट द एक्कोलेट्स फॉर हिज फाइन सर्विस स्पेशली इन प्रोक्यूरिंग द प्रोजन ऑफ द ट्रूप्स। ठीक है, वहीं जो नीव हैं जो कि एक्टिंग मजिस्ट्रेट रहते हैं रामगढ़ के, इनको भी जो है कुछ अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और उसके बाद देखिए एक नई एजेंसी को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, तो दिसंबर 1793 में जो है एक नई एजेंसी का गठन किया जाता है। द न्यू एजेंसी वॉज कार्व्ड इनटू 3 डिविजन्स। अब ये जो नई एजेंसी है 3 डिवीज़न में इसको बांटा जाता है। मनभूम, ठीक है, मनभूम एक का एरिया रहता है, और उसके बाद जो है लोहरडग्गा का एरिया रहता है, और हज़ारीबाग का एरिया रहता है। ठीक, 3 एरिया में डिवाइड किया जाता है। तो मनभूम में देखेंगे तो जंगल महल का एरिया आता है। ठीक है, विच हैड बीन डीरेगुलेशनाइज अलॉन्ग विद द दलभूम। और उसके अलावा लोहरडग्गा में जो है छोटा नागपुर इंक्लूडिंग टोरी, बरवा एंड 5 डिपेंडेंट परगना ऑफ राहे, सिल्ली, तामर, बुंडू एंड बरंडा। ठीक है, और हजारीबाग में रामगढ़ का और खरडिग्गा का और कुछ रामगढ़ के कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो 3 पार्ट में जो एरिया है डिवाइड कर दिया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि जो हम शासन है वो अच्छे से ये लोग अंग्रेज़ जो है वो अच्छे से शासन कर सकें। और तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अब देखिए आगे कल हम लोग डिस्कस करेंगे भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह और खरवार मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।